प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शेयर बाजार का बैंड बजा हुआ है ना, मतलब फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा है, नियर फ्यूचर में भी कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। तो इस तरह के मार्केट कंडीशन में अगर आप लोग का कुछ कमेंट आता है कि क्या सब कुछ बेच दे, तो ऑफ कोर्स इस पर डिस्कशन तो बनता है, क्योंकि मार्केट के हालात सही में बहुत ख़राब है। मेरा आज स्टॉक पोर्टफोलियो, आप लोग हमेशा पूछते हो ना, 2% के आसपास गिर गया है। और अभी ऑफ कोर्स मेरा पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। और म्यूचुअल फंड तो मैं कोई खास देखता नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ सारे डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं। बट नहीं हो, ये सभी कुछ मैं डिटेल में कवर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मार्केट ये जो लगातार गिर रहा है, क्या कारण है, आगे क्या हो सकता है, और दूसरा है कि इस तरह के मार्केट कंडीशन में हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। तो आज मैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी वाला पार्ट पहले कवर करूंगा, और मार्केट में क्या चल रहा है उसको सेकंड पार्ट के लिए मैंने रखा है। क्योंकि जिस तरह से मार्केट गिर रहा है इस समय, ऑफ कोर्स है कि भाई क्यों गिर रहा है, ये सब छोड़ो, अब ये बताओ कि करना क्या है, तो वही पहले जानेंगे। बट हाँ, पहले मार्केट देखना तो बनता है ना। इंडियन मार्केट देख लेते हैं, वर्ल्ड मार्केट देख लेते हैं। क्या सिर्फ इंडियन मार्केट गिर रहा है कि पूरा दुनिया ही गिर रहा है, देख लेते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट देखिए, बहुत ही बुरे हालात, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, कंप्लीट ब्लड बाथ जिसको बोलते हैं ना, वही है। ब्लड बाथ आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा जब आप सेक्टर और थीम देखेंगे। डिफेंस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटो, आईटी, एफएमसीजी, मेटल, कमोडिटीज, फार्मा, कंजम्पशन, रियलिटी तो 4% से भी ज़्यादा गिर गया है। सो कंप्लीट ब्लड बाथ। अब वर्ल्ड मार्केट्स देख लेते हैं। यूएस का फ्यूचर्स देखिए ना, कंप्लीट ब्लड बाथ हो रहा है यहाँ पे। ये इंडिकेट कर रहा है कि आज शायद यूएस मार्केट बहुत ज़्यादा गिरेगा। और दूसरे मार्केट्स भी देखें ना, यूरोपियन मार्केट देखिए, कंप्लीट ब्लड बाथ। एशियन मार्केट भी मोस्टली आपको परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगेगा। तो कहीं कोई रिस्पाइट नहीं है इक्विटी मार्केट्स में। लेकिन रिस्पाइट अगर आपको खोजना है तो वो मिलेगा आपको गोल्ड और सिल्वर। ट्रंप जैसे जैसे कार्रवाई करते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देते जा रहे हैं, उसके कारण वर्ल्ड में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ रहा है, और उसके कारण गोल्ड और सिल्वर में लगातार रिटर्न्स आ रहा है। तो नाउ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट म्यूचुअल फंड्स एंड देन स्टॉक्स, क्योंकि दोनों में इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अलग होता है। म्यूचुअल फंड्स में कोई फंड मैनेजर है जो कि आपका पैसा मैनेज करता है, आपको दिमाग नहीं लगाना है। जबकि स्टॉक पोर्टफोलियो अगर आप खुद से बनाते हैं तो आप खुद ही फंड मैनेजर हैं, आपको खुद डिसाइड करना होगा क्या खरीदना है, क्या बेचना है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑफ कोर्स मैं अपना एग्जांपल दूंगा ना, क्योंकि मैं आपके बारे में नहीं बता सकता हूँ कि आपको बेचना है, खरीदना है, क्या करना है, क्योंकि मुझे आपका रिस्क प्रोफाइल पता नहीं है, इन्वेस्टमेंट होराइजन पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है आपकी। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और बेसिस योर रिस्क प्रोफाइल, इन्वेस्टमेंट होराइजन और मार्केट नॉलेज आपको डिसाइड करना होगा कि आपके लिए क्या ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है, या फिर आपको क्या करना है। तो देखिए, मेरा जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है वो पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स में डाला हुआ है। डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड मीन्स लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, इस तरह के ही म्यूचुअल फंड स्कीम में डाला हुआ है। कोई भी सेक्टर या थीमेटिक फंड नहीं है। तो यहाँ पे जब भी आपका डाइवर्सिफाइड फंड्स में इन्वेस्टमेंट होता है तो मार्केट कितना भी नीचे ऊपर करता रहे, कंसर्न नहीं होना चाहिए। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया, वापस आ जाएगा। तो मेरा वहाँ पे कोई कंसर्न नहीं है। मैं इन्वेस्ट कर मैंने उसे छोड़ दिया है। इनफैक्ट थोड़ा थोड़ा SIP चल रहा है, ठीक है, तो SIP कंटिन्यू किया हुआ है। तो यही सही तरीका है। मतलब अभी मार्केट गिरा हुआ है ना, तो SIP सही बात है ना, सस्ते रेट पे खरीद रहे हैं हम। तो अगर छोटा छोटा SIP चल रहा है तो मार्केट किसी भी कंडीशन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये SIP, और मान लीजिए मेरे पास बहुत बड़ा पैसा आता है, मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो 2 तरीका हो सकता है। या तो 6 मंथ्स का मैं STP कर दूं ना, 6 मंथ्स में पैसे को स्प्रेड आउट करके धीरे धीरे इन्वेस्ट करूं, या फिर कैश रखूं कि भाई ठीक है, मार्केट के हालात ख़राब है, लग रहा है यहाँ से थोड़ा और गिर जाएगा, तो थोड़ा और गिर जाएगा तो मैं धीरे धीरे कैश को डिप्लॉय करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, कोई थीमेटिक फंड ना, जैसे PSU, डिफेंस, रेलवे, इस तरह का कोई थीमेटिक या सेक्टर फंड मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्योर डाइवर्सिफाइड फंड्स है। हाँ, यूएस के स्टॉक्स में थोड़ा एक्सपोजर है म्यूचुअल फंड रूट से, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं कंटिन्यू करूंगा फिलहाल। तो म्यूचुअल फंड तो क्लियर हो गया, मैं वहाँ पे कोई चेंज नहीं करने जा रहा हूँ। वहाँ पे जो SIP थोड़ा बहुत चलता है वो चलता रहेगा। अब आ गया स्टॉक्स।
स्टॉक्स में मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए स्टॉक में आप फंड मैनेजर खुद होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। देखिए जब भी मैं बोलता हूँ ना 5 ईयर 10 ईयर 20 ईयर का पोर्टफोलियो, तो वहाँ पे पोर्टफोलियो की बात बोलता हूँ, स्टॉक की बात नहीं बोलता हूँ या म्यूचुअल फंड स्कीम की बात नहीं बोलता हूँ। जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपका पोर्टफोलियो 10 ईयर्स या 20 ईयर्स के लिए जाता है। एक पर्टिकुलर स्टॉक या म्यूचुअल फंड है, जैसे कोई म्यूचुअल फंड आपने इन्वेस्ट किया, बहुत खराब परफॉर्मेंस है, बेचेंगे हमेशा, ऐसा नहीं कि उसको 10 साल रखे रहेंगे, कोई दूसरी जगह इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन आप पैसा तुरंत इन्वेस्ट करेंगे और 10 साल तक बने रहेंगे, पैसा मेरा 10 या 15 साल तक इन्वेस्टेड रहेगा। स्टॉक में भी वही है, मतलब म्यूचुअल फंड में तो ज़्यादा बेचने की ज़रूरत नहीं होती है ना, क्योंकि वहाँ पे फंड मैनेजर मैनेज करा, बहुत प्रॉब्लम आया तभी जाकर, तो म्यूचुअल फंड में तो ये सब सवाल ही नहीं पैदा होता है। स्टॉक में तो बेचना पड़ेगा ना, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ गया। लेकिन आज का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना, देखिए एक स्टॉक में मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, बहुत पोटेंशियल बहुत अच्छा ठीक ठाक कर भी रहा था, लेकिन पिछले कुछ समय से उसका मार्जिन्स थोड़ा कम होने लगा, ठीक है। और ये बात सही है कि वो अच्छे क्वालिटी का स्टॉक है, वापस भी आ जाएगा, ठीक है, ये भी मैं कॉन्फिडेंट हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुआ ना कि 25% से भी वो ज़्यादा गिर चुका है, और नियर फ्यूचर में जो कमेंट्री आ रहा है उससे लग रहा है कि मार्जिन का जो प्रेशर है ना वो बना रहेगा। तो उसको देख कर लग रहा है कि ये जो 26-27% गिरा है ना, यहाँ से और भी ज़्यादा गिर जाएगा, ठीक है। उसको देखते हुए मैं एक स्टॉक से आज निकल गया हूँ, लेकिन बाकी का जो मेरा स्टॉक पोर्टफोलियो सेम है, बुरी तरह से गिर रहा है, लेकिन मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि क्वालिटी अच्छा है और थोड़ा बहुत मार्केट ही गिर रहा है, तो आपका भी स्टॉक पोर्टफोलियो गिरेगा। सिर्फ एक स्टॉक आज मैंने बेचा है, वो रीज़न मैंने आपको बता दिया, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि उसका मार्जिन कंप्रेस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मे बी वो 30-40% तक गिर जाएगा, आने वाले समय में और ज़्यादा गिरेगा। देखिए स्टॉक इन्वेस्टिंग में आपको ये भी ध्यान रखना है, थोड़ा कैपिटल बचा के रखें, ठीक है ना। ठीक है भाई, स्टॉक अच्छा है, बाद में वापस आएगा, लेकिन वहाँ कैपिटल बहुत तेज़ी से डाउन हो रहा है ना। ठीक है, मैंने 20% झेल लिया, 25% झेल लिया, ठीक है, लेकिन अब इससे ज़्यादा है, क्योंकि एक बार जैसे मान लीजिए 50% गिर गया, तो उसको 50% से 100 आने में ही वो 100% लाना पड़ेगा ना। मान लीजिए एक 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, वो 50 रुपीज़ बन गया, अब 50 से 100 आने में 100% का रिटर्न जनरेट करना पड़ेगा उस स्टॉक को, ठीक है, और उसके बाद जो जनरेट करेगा उसमें आपका प्रॉफिट बनेगा। इंडियन स्टॉक्स में फ़िलहाल मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैंने पहले ही बताया कि मैं ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा कैश रखने का, और मेरा कैश लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट के जैसे हालात हैं वैसा लग रहा है कि यहाँ से और भी गिर सकता है। तो मैं वेट करूँगा कि थोड़ा और यहाँ से गिरे, तो फिर धीरे धीरे मैं पैसे को डिप्लॉय करूँगा। तो यहाँ पे इतना गिरा है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा लमसम करने जा रहा हूँ। फिलहाल मुझे लगता है कि वो समय नहीं है। थोड़ा बहुत अगर इन्वेस्ट किया जाए तो बहुत अच्छी बात है, एडवांटेज लेना चाहिए, और बड़ा करना है तो थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। अब इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग को मैं कवर कर देता हूँ। देखिए इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग में म्यूचुअल फंड रूट से जाना या फिर इंडियन जो ETFs हैं उसके रूट से जाना तो अब बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है ना। यहाँ पे देखिए अच्छा यही है कि आप चेक करें जिस भी ब्रोकर के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कि भाई US में इन्वेस्टमेंट करने का वहाँ पे ऑप्शन है कि नहीं। यहाँ पे 250 के US डॉलर्स LRS के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ना फॉरेन इक्विटीज़ में, तो उस रूट के थ्रू ही जाना सही है, क्योंकि ये जो इंडियन म्यूचुअल फंड या फिर ETFs है ना इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के लिए, वहाँ से कुछ हो नहीं पाएगा, और RBI ऐसा लगता नहीं कि इस तरह के मार्केट कंडीशन में उस लिमिट को बढ़ाने जा रहा है। तो अच्छा यही है कि भाई ब्रोकर चेक करें आप किसके थ्रू कर रहे हैं, वहाँ ये फैसिलिटी है कि नहीं, अगर नहीं है तो दूसरे को देखें, अगर करना चाहते हैं तो, ठीक है। लेकिन हाँ फिलहाल अगर देखें चाइना मार्केट देखें तो चाइना में सिर्फ टेक, बाकी सब कुछ के हालात ख़राब है, नियर फ्यूचर में कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो चाइना अगर जाना चाहते हैं तो सिर्फ टेक में AI रिलेटेड रोबोटिक्स है, सेमीकंडक्टर्स है, तो उसके ETFs आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो कि US में लिस्टेड है, और वहाँ से वो इन्वेस्टमेंट करें तो वहाँ से आपको अच्छा खासा एक्सपोजर ले सकते हैं अगर चाहें तो। वैल्यूएशन वहाँ भी रीजनेबल है, और टेक वहाँ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। बस चाइना में देखिए प्लस पॉइंट अगर पूछे क्या क्या है, तो एक तो 5 ईयर प्लान चल रहा है ना, और न्यू ब्लूप्रिंट आया फर्स्ट क्वार्टर 2026 से, तो जो भी टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस वाले चीज़ें हैं वहाँ पे बिलियंस ऑफ US डॉलर्स का खर्च होने जा रहा है ना, चिप्स में, रोबोटिक्स में, कमर्शियल रॉकेट्स में सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा खर्च होने जा रहा है। तो इसीलिए FIIs भी देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा वहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। फिर चाइनीज़ जो हाउस होल्ड है वहाँ पे 7 ट्रिलियन US डॉलर्स के आसपास सेविंग्स में है बैंक में, वहाँ पे बहुत कम ऑफ कोर्स इंटरेस्ट उनको मिला, तो वहाँ से कुछ पैसा स्टॉक मार्केट में जा रहा है, तो उसके कारण भी आप तेज़ी देख रहे हैं, आने वाले समय में और तेज़ी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब पॉजिटिव है चाइना में, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, खासकर US से चाइना का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये जो ट्रेड डील थोड़ा बहुत हुआ है इन दोनों के बीच में, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है फ्यूचर में,
तो चाइनीज़ मार्केट में बुरी तरह से गिरेगा, ठीक है। तो ये मेंटली आपको तैयार होना पड़ेगा कि सही बात है, वैल्यूएशन ठीक ठाक है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन गिरने के चांसेस वहाँ भी हैं। और अगर यूएस मार्केट गिर गया तो चाइनीज़ मार्केट भी गिरेगा, ठीक है। तो ये मेंटली आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग। लेकिन हाँ, चाइनीज़ मार्केट में ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, वो अच्छा ऑप्शन है जब भी सही समय आए तो, ठीक है। फिलहाल मैं तो वेट कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं ऑफकोर्स एक्सपोजर लूँगा। उसके बाद यूएस मार्केट्स देखें तो यूएस में पैसा रोटेट हो रहा है ना। पहले पूरा लार्ज कैप, खासकर जो एआई रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट्स थे ना, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, वहाँ पे बहुत पैसा गया, बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आया। अब वहाँ पे अभी भी पैसा जा रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे रोटेशन हो रहा है। रोटेशन कहाँ हो रहा है? एआई इनेबलर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर से इनेबलर्स के स्टॉक्स में पैसा जा रहा है। उसके साथ साथ स्मॉल कैप टेक स्टॉक्स में भी पैसा जा रहा है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखें कि भाई वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वैल्यूएशन ज़्यादा हो गया है और प्लस ट्रंप की पॉलिसीज़। तो अगर यूएस मार्केट में कुछ प्रॉब्लम दिखा वर्ल्ड वाइड, ठीक है, कि यूएस इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ सकता है, तो 20-30% के आसपास भी अगर यूएस मार्केट गिर जाए तो सरप्राइजिंग नहीं होगा। ऑल्दो वहाँ फेड का सपोर्ट है, इंटरेस्ट रेट कट के चांसेस हैं, तो अगर वो होता है तो ऑफ कोर्स यूएस मार्केट के लिए वो पॉजिटिव लिया जाएगा, लेकिन फिर भी रिस्क तो है, ठीक है। तो यूएस मार्केट में फिलहाल अगर कोई सोच रहा है कि बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर दें तो सही नहीं होगा। आइडियली वेट करना चाहिए कुछ समय तक ना, वही कैश बढ़ाना चाहिए अगर करना है तो। गिरने के बाद जो अच्छी क्वालिटी की कंपनीज़ हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का कहीं ज़्यादा अच्छा मौका बनता है। गोल्ड सिल्वर देखिए, ये कंटिन्यू रहेगा फिलहाल, ठीक है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम चल रहा हो। जब भी प्रॉब्लम चलता है तो गोल्ड सिल्वर के रिटर्न्स बढ़कर आते हैं, वही हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे रिटर्न्स बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इसमें इन्वेस्ट करने का रिस्क भी बढ़ता जा रहा है। अगर कोई मुझे फ़िलहाल बोले कि भाई तुम इन्वेस्ट कर दो बड़ा पैसा यहाँ पे, तो मैं बड़ा पैसा यहाँ पे फ़िलहाल इन्वेस्ट ना करूँ। ऑल्दो नियर फ्यूचर में अभी भी लग रहा है कि रिटर्न्स और भी ज़्यादा आ सकता है, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा हो गया। अब है कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है, ठीक है। तो देखिए, एक लेटेस्ट तो यही आया है कि 8 यूरोपियन, कल भी मैंने बताया था, इसको थोड़ा और एलिबोरेट कर देता हूँ ना। 8 यूरोपियन कंट्रीज़ पे टैरिफ लगने वाला है 1 फरवरी से, 10% का टैरिफ। मतलब कि यूके पे ऑलरेडी 10% का टैरिफ है, वो बढ़कर 20% हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन पे 15% का टैरिफ है, 10% बढ़ के और 25% हो जाएगा। तो ये सब है। भाई डोनाल्ड ट्रंप का बोलना है कि ग्रीन लैंड मुझे चाहिए और तुम लोग मुझे दे दो ग्रीन लैंड ना, मुझे ख़रीदना है, तुम लोग ऑब्जेक्ट नहीं करो, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट करोगे तो ये टैरिफ जो अभी 10% का मैं लगाने जा रहा हूँ वो बढ़कर 25% हो जाएगा 1 जून से। मतलब कि यूके पे टैरिफ हो जाएगा 35% और यूरोपियन यूनियन पे टैरिफ हो जाएगा 40%। तो और सिर्फ यही नहीं, मतलब फ्रेंच के प्रेसिडेंट से तो टर्म्स उनका अच्छा रहता नहीं है ना, तो उन्होंने एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया है ना, बहुत सारे 60-70 लीडर्स को बुलाया गया कि भाई पार्टिसिपेट करो इसमें। गाजा में जो पीस इनिशिएटिव चल रहा है ना, उसका एडवाइजरी काउंसिल होगा, क्या करें कैसे करें उस पर डिसीजन होगा। तो यहाँ पे फ्रेंच के प्रेसिडेंट ने तो मना कर दिया कि मैं नहीं आने जा रहा हूँ। तो ऑफकोर्स डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भाई तुमको तो सुनना पड़ेगा, नहीं सुनोगे तो 200% का टैरिफ लगा दूंगा, जो फ्रेंच वाइन और शैम्पेन होता है उस पर, अगर नहीं मानोगे तो इस तरह का मैं लगा दूंगा। मतलब बहुत कुछ चल रहा है। प्लस देखिए, यहाँ पे ध्यान ये रखना है ना कि यूरोप झुक रहा है, ठीक है, लेकिन उतना ज़्यादा भी झुकने की ज़रूरत नहीं। यूरोप बहुत पावरफुल, अगर सारे कंट्रीज़ को मिला दिया जाए ना। देखिए, यूएस चल कैसे रहा है? यूएस चल रहा है बाहर के पैसे से, मतलब पूरा दुनिया उसको लोन दे रहा है, उस लोन पे वो मज़ा कर रहा है यूएस, ठीक है। और ये जो भी लोन जा रहा है ना, उसका एक बड़ा हिस्सा यूरोपियन कंट्रीज से जा रहा है। अमाउंट देखेंगे तो अबाउट 8 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स यूएस बॉन्ड्स और इक्विटीज़ में यूरोपियन कंट्रीज़ ने इन्वेस्ट किया हुआ है, या फिर यूरोपियन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ। 8 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, ठीक है। पूरे दुनिया का जितना इन्वेस्टमेंट है यूएस से, उसका अकेले ये डबल है, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा प्लेयर है यूरोपियन यूनियन। उसमें से थोड़ा भी पैसा अगर निकालने लगे या फिर नया डालना बंद कर दे तो यूएस में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ यूएस पे टैरिफ लगाने का भी ऑप्शन है उनके पास। 108 बिलियन यूएस डॉलर्स के गुड्स पे बोल भी रहे हैं कि भाई प्रॉब्लम हुआ तो हम टैरिफ लगा देंगे। बहुत कुछ चल रहा है। और यूएस में मिड टर्म इलेक्शंस हैं, इन्फ्लेशन वहाँ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 10 ईयर पेपर देखेंगे, यील्ड 4.27% हो गया है, उसको तेज़ी से कम करना चाहते हैं, इन्फ्लेशन को कम करना चाह रहे हैं, कुछ कम नहीं हो रहा है, ठीक है। मिड टर्म इलेक्शंस बस आने वाले हैं, नवंबर में है। तो अगर यूरोपियन यूनियन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो तो यूएस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, ठीक है।
बट देखिए अगर हिस्ट्री देखेंगे ना तो बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अब ये सोचेंगे अरे ग्रीनलैंड चलो दे दो, उसके बाद कम से कम यूएस का सपोर्ट बना रहेगा, ठीक है। ये ऐसा बहुत हुआ हिस्ट्री में ये सब चीज़, तो वही देखकर कम लगता है कि ना हेड ऑन यूरोपियन कंट्रीज़ फाइट करेंगे यूएस से, ठीक है। बट लेट्स सी, अगर वो करते हैं तो ठीक होगा, मतलब यूएस कुछ हद तक शायद रुके, क्योंकि अगर यहाँ भी मान लेंगे तो यूएस यहाँ पे नहीं रुकेगा, फिर नेक्स्ट वो कनाडा भी पूरा चाहता है, और उसके बाद पता नहीं और क्या क्या ट्रम्प चाहेंगे, तो बाद में पता चलेगा। देखिए ये एक बहुत बड़ा इशू है ना, इसके कारण पूरा वर्ल्ड मार्केट में प्रॉब्लम है, सिर्फ इंडियन मार्केट नहीं गिरा, पूरा वर्ल्ड का मार्केट गिर रहा है, मैंने आपको दिखाया अभी। उसके बाद इंडिया में जो क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं अभी तक मिक्सड बोलेंगे, कुछ बड़ी बड़ी कंपनी उसका रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं आया, लाइक रिलायंस का देख लें, आईसीआईसीआई का देख लें, इससे भी थोड़ा सा मार्केट में प्रेशर है, रुपये तो लगातार गिर ही रहा है। और उसके बाद एक बड़ी खबर यह है कि यूएस के सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आज भी ट्रंप के टैरिफ पे आ सकता है, बट प्रॉब्लम यही है कि बहुत सारा उनको जजमेंट देना पड़ता है, ठीक है। पहले से पता नहीं है कि कौन सा जजमेंट देंगे, तो आज आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर आ जाता है तो मोस्टली कैंसिल के चांसेस ज़्यादा, अगर कैंसिल कर देंगे तो काफ़ी रिलीफ मिलेगा, बट लेट्स सी आज आता है कि नहीं। सो यूएस सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अगर फेवरेबल आता है तो देखते हैं क्या होता है, बट एनी हाउ अभी तो बोलना मुश्किल है, कल मैं इसको डिटेल में कवर करूँगा। तो देखिए मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्या है, देखिए जब भी इस तरह का मार्केट गिरता है ना तो इन्वेस्टमेंट के लिए उसको अच्छा अपॉर्चुनिटी माना जाता है। बड़ा पैसा ऑफ कोर्स नहीं डाले, लेकिन छोटा छोटा पैसा कोई ऐसा ही पिक कर रहा है ना, तो बहुत सही समय इसको माना जाता है इन्वेस्टमेंट करने का। और क्वालिटी पे ध्यान दें, अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अच्छे क्वालिटी ना, कैश फ्लो जनरेट हो रहा हो, प्रॉफिट ठीक ठाक हो, सेल्स ग्रोथ ठीक ठाक हो, डेट ज़्यादा नहीं हो, आरओई अच्छा खासा जनरेट कर रहा हो, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा नहीं, सब बेसिक चीज़ें थोड़ा ध्यान दें और वहाँ पे जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमेशा ध्यान में रखें कि इस तरह का जब प्रॉब्लम आए ना, तो एक तो है कि छोटा छोटा अगर इन्वेस्टमेंट चल रहा है बहुत अच्छी बात है, और थोड़ा बहुत पैसा कैश में भी रखना चाहिए। जैसा मैंने पिछले काफ़ी समय से मैं इनफैक्ट बता रहा हूँ कि मैंने थोड़ा कैश में रखा, उसको मैं बढ़ा रहा हूँ कि भाई यहाँ से लग रहा है कि थोड़ा और अच्छा मौका मिल सकता है, वहाँ पे मैं फिर इन्वेस्टमेंट करूँगा। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते वक्त हमेशा ध्यान में रखें कि इक्विटी इन्वेस्टिंग बहुत डिफ़िकल्ट होता है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन वेरी लॉन्ग टर्म का है, तभी इक्विटी में आए, नहीं तो इक्विटी में नहीं आए। हमेशा ध्यान में रखें कोई भी आपको फोर्स नहीं कर रहा है इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने का। इन्वेस्टमेंट करना या ना करना आपका डिसीजन है, ठीक है। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखें और अपना रिस्क प्रोफाइल इन्वेस्टमेंट होराइजन देखकर ही अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।